testing would be complete without the presentation of structure testing, also known as basic part testing. अब हम कहते हैं जी कि हम बेसिक पार्ट टेस्टिंग करेंगे। जो बेसिक पार्ट टेस्टिंग होगी वो टॉम मैकैबे ने एक अपना ग्राफ थ्योरी के एक मॉडल दिया था जो टोटली बेस्ड था ग्राफ थ्योरी के ऊपर। वो मॉडल क्या करता था, it uses an analysis of topology on the control flow graph to identify the test cases. वो टोटल टेस्ट केसेस को आइडेंटिफाई करता था, देखता था कितने टेस्ट केसेस बनेंगे। और अच्छा ये क्या करता था, ये तो लाइन कवरेज के साथ, कंप्लीट लाइन कवरेज के साथ साथ ये हमें सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी भी मेजर करके देता था। ठीक है, मेजर करके देता था, कम्प्लेक्सिटी को भी मेजर करके देता था, और साथ में हमें इंडिपेंडेंट पार्ट पूरे प्रोग्राम में टेस्ट के वो भी हमें कैलकुलेट करके देता था। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर होगा ये किन चीज़ों के ऊपर होगा? ड्राइव द कंट्रोल फ्लो ग्राफ फ्रॉम द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, कंप्यूट द ग्राफ साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी को मेजर करेंगे। कम्प्लेक्सिटी कैसे मेजर करेंगे? कम्प्लेक्सिटी मेजर करने के कुछ फार्मूला बताएंगे कि हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। थर्ड है सिलेक्ट अ सेट ऑफ सी बेसिस पाथ, क्रिएट अ टेस्ट फॉर ईच बेसिस पाथ। हर एक पाथ के लिए जहाँ पे हमारा पाथ बन रहा होगा हम उसके लिए एक टेस्ट बनाएंगे और उन टेस्ट को लास्ट में हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी क्या होती है? साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी क्या होती है? द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ थ्रू द सोर्स कोड। अब वो कहते हैं जी हम टोटल सोर्स कोड के अंदर जो लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ होंगे ना उसको मेजर हम करेंगे, ये हमारी साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी है। लेकिन मैकैबे का मॉडल ये कहता है कि हम लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ के साथ साथ सेम टाइम के ऊपर अपने प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को भी हम कैलकुलेट करेंगे। अब प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होगी? वो इंडिपेंडेंट पाथ से कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, अब जितने मैक्सिमम इंडिपेंडेंट पाथ होंगे उतने ही हमें पूरी लाइन कवरेज हमें होगा, हमारे प्रोग्राम को लाइन जितने भी इंडिपेंडेंट पाथ हमें चाहिए होंगे ताकि हम अपनी फुल लाइन कवरेज कर सकें अपने प्रोग्राम की। अब उसके बाद ये होगा, ये जो है टोटली बेस्ड है, मैंने अभी बताया ये जो मेजर होगा टोटली बेस्ड होगा ग्राफ थ्योरी के ऊपर, और हम इसको कैलकुलेट करें कैसे करेंगे? जो प्रोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसके अपने प्रोग्राम फ्लो से, जो उसके फ्लो का ग्राफ बना हम उससे इसको कैलकुलेट करेंगे। अब जो इंडिपेंडेंट पाथ है वो डिफाइन कैसे होता है? अच्छा, उसकी एग्जांपल ये है, ये नीचे एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम फॉर इंस्टेंस एग्जांपल दी हुई है, अगर हमारे पास प्रोग्राम के अंदर कोई सोर्स कोड के अंदर हमारे पास कोई इफ स्टेटमेंट नहीं है, डिसीजन की स्टेटमेंट नहीं है, या कोई लूप नहीं है, तो वो हमारा बड़ा उसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी बड़ी आसान सी होगी। उसके अंदर हमारा एक ही सिंगल पाथ बनेगा, जो अगर लेट्स से हमारे पास 5 नोड्स होंगी तो वो 5 नोड्स पहली दूसरी के साथ, दूसरी तीसरी के साथ, तीसरी चौथी के साथ कनेक्ट होती हुई वो पहुंच जाएगी। अगर हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है इफ और एल्स वाली, उसमें क्या होगा, हमारे पास 2 पाथ हो जाएंगे। इफ से अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ से दूसरी साइड पे पाथ जाएगा, अगर वो फॉल्स होती है उसके लिए एक अलग से पाथ बनेगा। तो इसके लिए हमारे पास टोटल 2 पाथ बनेंगे। एक पाथ बनेगा इफ की अगर स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो हम इफ के लिए टेस्ट केस बनाएंगे, और अगर इफ की स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो इसके लिए जो दूसरा पाथ बन रहा है उसके लिए हमें एक अलग से टेस्ट केस बनाएंगे। यही बात आपको सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है। इसके अंदर लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस इफ द सोर्स कोड कंटेन no decision point such as if statement or for loop, the complexity would be I since there is only one path through the code। अगर कोई कंडीशन या डिसीजन नहीं होगा या लूप नहीं होगी तो उसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल पाथ होगा जो एग्जिस्ट कर रहा होगा। इफ द कोड हैड अ सिंगल इफ स्टेटमेंट कंटेनिंग अ सिंगल कंडीशन, अगर एक ही इफ स्टेटमेंट है और एक ही सिंगल कंडीशन है तो वहां पे हमारे पास देयर वुड बी 2 पाथ डिफरेंट पाथ थ्रू द कोड। अब उस कोड में 2 डिफरेंट हमारे पास पाथ होंगे, वन पाथ where the if statement is evaluated as a true and the other one is if statement where if statement is evaluated as false। तो यही जो बात जो मैंने अभी आपको बताई वर्बली, ये आपको इस मटेरियल में आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रही है कि हम अगर हमारे पास कोई डिसीजन नहीं होगा, कोई लूप नहीं होगी, तो हमारे पास क्या होगा, एक सिंपल सा पाथ होगा। अगर हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है इफ की तो हमारे पास क्या होगा, उससे 2 डिफरेंट पाथ बनेंगे। एक इफ की कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होने का और एक इफ की स्टेटमेंट फॉल्स होने का पाथ बनेगा। उससे नेक्स्ट ये है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट पाथ क्या होगा। एन इंडिपेंडेंट पाथ इज एनी पार्ट थ्रू आउट द प्रोग्राम दैट इंट्रोड्यूस एटलीस्ट वन न्यू सेट ऑफ प्रोसेसिंग स्टेटमेंट और न्यू कंडीशन। इंडिपेंडेंट वो पाथ होगा जो एक अलग से हमें एक प्रोसेसिंग स्टेटमेंट बताएगा। ये नहीं होगा कि वो पिछले से किसी और बगैर वो पिछली वाली कंडीशंस भी यूज कर रहा है और उन कंडीशंस को लेता हुआ भी वो हमारे पास आ रहा है। ये इंडिपेंडेंट पाथ नहीं है। इंडिपेंडेंट पाथ ये है, लेट्स से अगर हमारे पास टोटल 11 नोड्स हैं तो हमारे पास अगर पाथ बनते हैं, इंडिपेंडेंट पाथ जो बनते हैं वो ये हैं। ये 4 एग्जांपल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं कि 1 से 11, 1 2 3 4 5 10 1 11
और फिर उसके बाद एक और जो पाथ बनता है 1 2 3 6 7 9 1 11, ये 4 डिफरेंट हमारे आपके पास पाथ बनते हैं। ये किसी भी एक फ्लो की लेकर बनाया हुआ है। अब हर जो पाथ होगा वो एक नए एज को इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है, हर एक पाथ एक नए एज को रिप्रेजेंट करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। अब जो पाथ है 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 6 9 1 11 is not considered as a independent part because it's simply a combination of already specified path and do not traverse any new edge। अब ये देखो हमने इन दो एजेस को, दो पाथ्स को हमने आपस में जोड़ दिया है। वही बात जो मेरी अभी इंडिपेंडेंट पाथ क्या है, जिसके अंदर हमारे पास कोई भी नई कंडीशन होगी, प्रीवियस कोई प्रोसेसिंग नहीं ऐड होगा, तो वो हमारा क्या इंडिपेंडेंट पाथ है। जब उसको अंदर कोई प्रोसेसिंग आ जाएगी या कोई पिछला पाथ इंक्लूड हो जाएगा तो वो हमारा इंडिपेंडेंट पाथ नहीं होगा, वो ना ही वो नया कोई एज एक हमारा बनाएगा। फिर हम क्या करते हैं लास्ट में, टेस्ट केसेस शुड बी डिजाइन टू फोर्स एग्जीक्यूशन पाथ। बेसिक टेस्ट बनाएंगे, बनाकर हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे और हर स्टेटमेंट को एक दफ़ा एटलीस्ट एग्जीक्यूट करने के बाद हम उसकी कंडीशन को चेक कर लेंगे कि वो रिजल्ट ट्रू एज ए ट्रू भी देख चेक करा के के देखेंगे टेस्ट को, और एज ए फॉल्स स्टेटमेंट के लिए भी हम चेक करा के देखेंगे। अब पाथ जो है साइक्लोमेट्रिक जो मैकाबे ने मॉडल दिया, अब वो कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, ये कुछ आपको V G E N P और आपको साथ में P है, ये जो +1 I लिखा हुआ, ये I नहीं है, ये बेसिकली 1 है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको टर्म्स लिखी हुई है, मैं आपको ये टर्म्स बता देता हूँ, ये टर्म्स क्या है। ये इसके अंदर वैसे स्लाइड के अंदर आपको नजर भी आ रही है, पहले मैं आपको सिर्फ ये टर्म्स बता देता हूँ। जो R होगा आपका इन इक्वेशंस के अंदर, R आपको डिफाइन करेगा नंबर ऑफ रीजन्स को जो पूरे प्रोग्राम फ्लो ग्राफ के अंदर आएंगे, ठीक है। R आपका रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रीजन्स को। आपका जो E रिप्रेजेंट करेगा वो E रिप्रेजेंट आपका करेगा टोटल नंबर ऑफ एजेस को जो प्रोग्राम फ्लो के अंदर आ रहे हैं। जो N होगा, ये जो कैपिटल N आपको नजर आ रहा है, ये आपको नंबर ऑफ नोड्स को बताएगा जो आपके ग्राफ फ्लो के अंदर, आपके फ्लो ग्राफ के अंदर आपके नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं। अच्छा, एजेस आपको पता है, जो एरो लगेगा वो आपका एज होगा। अब नोड क्या होगा, जो एक सर्कल जो आपने बना रहे थे वो आपकी एक नोड होगी, ठीक है। और जो रीजन होगा वो इनक्लोज्ड एरिया होगा ग्राफ के अंदर, ठीक है। ये आपका क्या होगा, रीजन होगा। अब कम्प्लेक्सिटी जो है, जो वो क्या करते हैं, साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी क्या करती है, हाउ डू वी नो हाउ मेनी पाथ टू लुक फॉर, हमें कितने पाथ देखने हैं। पहली बात आ जाती है मैकाबे ने साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी को कैसे डिफाइन किया। मैंने अभी दो चीज़ें आपको बताई कि हम क्या करते हैं, मैकाबे के जो मॉडल है उस साइक्लोमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो मैकाबे ने बनाई, डेवलप की, उसके अंदर क्या था, हम प्रोग्राम को फुल लाइन कवरेज के साथ साथ हम प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को भी मेजर करते हैं, ठीक है। अब यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी इज अ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स दैट प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लॉजिकल कम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम। एक तो ये लॉजिकल कम्प्लेक्सिटी देता है, सेकंड इट डिफाइंस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ इन द बेसिस सेट, और टोटल इंडिपेंडेंट पाथ भी हमें ये देता है। अब इस कम्प्लेक्सिटी को मेजर कैसे करते हैं, अगर हम बात करते हैं साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी की, VG हमारा ये फ्लो ग्राफ है, इसको हम G को डिफाइन ऐसे कर देते हैं, VG इज इक्वल टू E माइनस N+2। E क्या है हमारा, मैंने आपको भी बता दिया, E हमारा टोटल नंबर ऑफ एजेस होंगे, N हमारे टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे। एजेस और नोड, हम एजेस और नोड कैलकुलेट करके इन फॉर्मूलाज के अंदर पुट करके हम इसकी कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। अगर आपने आगे ये दिया हुआ है, लेट्स से ये कोई एक एग्जांपल दी हुई है, मैं इनको इस एक करके दिखा देता हूँ। अगर बुक की एग्जांपल पढ़ के आए हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम आपने वो टैक्सी वाली एग्जांपल पढ़ के आनी है, IDX वाली, इंपीरियल टैक्सी सर्विसेज वाली। अगर हम उसके नोट्स अगर आपने पढ़े हैं, 2-3 बच्चों ने मुझसे डिस्कशन की थी, अगर आपने उसके नोट्स पढ़े हैं, आप उनके नोट्स कैलकुलेट करो, एजेस कैलकुलेट करो। एजेस मैंने आपको बता दिया एरोस, नोट्स जो हैं वो सर्कल हैं, ठीक है। और जो इनका रीजन होगा वो इनक्लोज पाथ होगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है, मैं ये आपको आगे चल के दिखा देता हूँ। कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए ये है, और इसके साथ एक और जो इक्वेशन आएगी वो आएगी P+1। अब P जो होगा ये आपका प्रेडिकेट नोड एज होगा, ठीक है। जो आपने नंबर ऑफ डिसीजंस जहाँ पे ले रहे हैं, P के अंदर नंबर ऑफ डिसीजंस आएंगे, ठीक है, इसलिए प्रेडिकेट लिखा हुआ है नोड एजेस। जहाँ पे नंबर ऑफ डिसीजंस वाले जितने भी नोड होंगे आप उनको काउंट करोगे, आप वो आपकी P की वैल्यू आ जाएगी, और ये P+1 है। और इससे क्या होगा, V जो होगा हमें प्रोवाइड करेगा अपर बाउंड टेस्ट केसेस प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, यहाँ तक अगर हम इस एग्जांपल को अगर हम पुट करते हैं अपने फार्मूला के अंदर, और इसकी एग्जांपल ये ली हुई है हमने, लेट्स से हमारे पास ये एक
ग्राफ फ्लो हमारे पास था, एक किसी भी एक एग्जांपल का हमने ये ग्राफ बना लिया। अब हमने क्या करना है, इसकी कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है। अब इसकी कम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई क्या थे हमारे नंबर ऑफ एजेस और एन क्या है टोटल नंबर ऑफ नोड्स। हमने नोड्स काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास नोड्स कितने, सर्कल कितने बने हुए हैं 8, एन कितने हो गए 8, एजेस कितने हैं ये एरो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास एजेस कितने हैं 9, 9 माइनस 8 प्लस 3, जो भी हमारा आंसर आया 3, हमारी ये कम्प्लेक्सिटी निकल आई 3। अब p प्लस 1 हमारे पास टोटल प्रीडिकेट नोड्स कितने हैं, ये देखो जहां पे हमारे पास डिसीजन हो रहा है वो नोड्स कितने हैं। एक डिसीजन कहां पे हो रहा है, इफ नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे अगर इफ होता है तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा, एक नोड ये वाला है और एक इफ वाला ये वाला है, ठीक है। ये दो नोड है हमारे पास इफ वाले। तो हमारे पास टोटल डिसीजन कहाँ पे हो रहा था, दो जगह पे हो रहा था। हमारे पास टोटल नोड कितने आ गए 2, 2 प्लस 1 3, ये हमारी क्या निकल आई कम्प्लेक्सिटी निकल आई 3। और इसी तरह ये सी के लिए अगली के लिए निकाला हुआ है कि हमारे पास टोटल कम्प्लेक्स वो कितने होंगे, साइक्लोमेटिक पाथ कितने होंगे, वो निकाल के कैलकुलेट करके इसने कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की हुई है। अब इसकी एक और एग्जांपल है, हम ये एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब ये एग्जांपल ये है कि एक और एग्जांपल हमें ये गिवन है कि एक हमारे पास किसी भी एक प्रोग्राम का आपको ये फ्लो ग्राफ दे दिया कि ये प्रोग्राम का फ्लो जो होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। आपने उसका फ्लो चार्ट बना लिया, आपने फ्लो ग्राफ बना लिया कि आपका जो प्रोग्राम है वो इस तरह से कर रहा है। अब इसकी कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ एजेस कैलकुलेट करो। टोटल नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे कितने हैं 24 है, ठीक है। और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ एजेस 24 और नोट्स कितनी है 19, आप काउंट कर लो। मैं पहले नोट्स काउंट कर लेता हूँ और नोट्स उसके फिर एजेस काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टोटल मेरे पास नोट्स कितनी आ गई 19 आ गई, नोट्स 19 है। एजेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। टोटल मेरे पास कितने आ गए 24 मेरे पास नोट्स एजेस आ गए। अब माइनस करके वैल्यूज पुट करके मैंने ये कम्प्लेक्सिटी निकाली और ये मेरे पास क्या आ गई कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट हो गया। और प्रेडिकेट नोट्स ये है कि डिसीजन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक डिसीजन कहाँ पे हो रहा है इफ ये डी के ऊपर, एक नोड ये है, एक नोड ये ई वाली है, एक नोड ये एफ वाली है, 1 2 3 होगी, एक नोड ये के वाली है, एक नोड ये एल वाली है। टोटल कितनी नोड्स होंगी 6 जहाँ पे डिसीजन हो रहा है, तो 6 + 1 7। अब ये जो था हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमने कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर ली। अच्छा ये कम्प्लेक्सिटी तो कैलकुलेट कर ली है, अब ये कम्प्लेक्सिटी जो है कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर ली। अच्छा आपको ये बुक में ना ये पॉइंट मिल जाएगा, कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के बाद जो रिसर्च इन्होंने की समराइज किया जॉन ने इस रिसर्च को, उसकी जो फाइंडिंग्स थी कम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग। उसने कहा जी अगर हमारी जो कम्प्लेक्सिटी है ना उसको उसने 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वो कहता है जी कि अगर हमारी जो इंपीरिकल स्टडीज जो कहती थी वो ये कहती है कि अगर साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी जो है अगर वो लेस देन 5 है तो हमारा जो प्रोग्राम के जो फ्लो होगा वो जो उसकी टेस्टिंग होगी वो कंसीडर की जाएगी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर लेस देन 5 है, अगर साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी जो है वो 10 है या कम है तो वो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, वो एक एवरेज मतलब समझा जाएगा। अगर उसकी कम्प्लेक्सिटी 20 है या 20 से ज़्यादा है तो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो हाई परसीव्ड की जाएगी कि आपके जो साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी होगी आपके प्रोग्राम की वो कैलकुलेट क्या करें वो हाई होगी मतलब और अगर मैकाबे का जो वैल्यूज जो थी, जो मैकाबे के जो कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेटर से जो हमने ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं अगर ये क्रॉस कर जाती है 50 तो हमारे पास वो इम्प्रैक्टिकल एक चीज़ हो जाएगी। अब यानी इसका मतलब ये है कि हम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो टेस्टिंग के जो प्रैक्टिकल पर्पसेस के हिसाब से जो अगर हम उसके ऊपर टेस्ट करना चाह रहे हैं वो हमारा अनटेस्टेबल हो जाएगा। यानी वो हमारा अगर कम्प्लेक्सिटी 50 से ऊपर हो जाती है तो हमारा ये क्या हो जाएगा अनटेस्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टडीज जो है वो ये कहती हैं कि नो कंफर्मेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी एंड द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। कुछ एक दो रिसर्च हैं जो लोगों ने दिया, फेंटन ने 1995 के अंदर कहा था कि जो साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी है वो डिपेंड नहीं करेगी आपके प्रोग्राम की उसके ऊपर, आपके जो आपकी जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है उसके साथ ये दोनों कंबाइन नहीं करती। लेकिन जॉन की जो रिसर्च थी उसके अकॉर्डिंग ये 3 पॉइंट्स थे, अगर 5 होगी ये 5 से कम होगी तो आसान समझा जाएगा, 10 होगी ये 10 से कम होगी तब भी आसान समझा जाएगा, तब थोड़ा सा ज़्यादा एवरेज समझा जाएगा, अगर 20 होगी तो मुश्किल समझा जाएगा 20 तक होगी, और अगर 50 होगी तो वो इनप्रैक्टिकल हो जाएगी। ठीक है,
फिर उससे आगे ये कुछ डिफरेंट बेसिक पाथ लाइन बताई हुई है कि टिपिकल जो इंडिपेंडेंट पाथ जो बनेगा वो कौन सा बनेगा बेस्ट चूज वाला टेस्टर के लिए, ए बी डी ई जी के एम ओ एस। एक तो पाथ ये बनता है ए बी डी ई जी के एम क्यू एस, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा पाथ ये बनता है अगर हम उधर से ए से सी की तरफ चले जाएं और वहां से ये टेस्ट करते हुए ए सी डी ई जी के एम क्यू एस, एक पाथ हमारे पास ये बन जाएगा। अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अगर हम एक और नया पाथ जनरेट करना चाहते हैं जिसके अंदर हमारा कोई रिवाइज नहीं हो रहा, तो वो क्या बनेगा, ए बी, बी से हम डी पे आ जाएं, डी से एफ पे चले जाएं, एफ से आई एल ओ आर एस, ये बन जाएगा। और फोर्थ जो टेस्टिंग पाथ हमारा बनेगा वो ए बी डी ई एच के एम क्यू एस, एक हमारे पास ये बन जाएगा। और फिर आगे एक और ये डिफरेंट पाथ बना लो, ए बी डी ई जी के एन क्यू एस। ये हमारे पास डिफरेंट जो 5 जो हमारे पास जो पाथ बनेंगे वो ये कुछ इस तरह से बनेंगे। अब होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो हमारी बेस किसके ऊपर होती है, ग्राफ थ्योरी के ऊपर होती है। इसको कैलकुलेट करने का बड़ा सा आसान सा तरीका है, दो इक्वेशंस दी हुई है। एक इक्वेशन है जी ई माइनस एन प्लस 2, और जो सेकेंड इक्वेशन है जिससे आपने कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है वो है जी पी प्लस 1। अब पी और ई और एन को आपको पता चल गया, ई आपके एजेस हैं, एन आपके नोड्स हैं। और मैकैबे का जो कम्प्लेक्सिटी साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी मैट्रिसेस जो है वो क्या क्या बताता है आपको, प्रोग्राम का सिर्फ इंडिपेंडेंट पाथ नहीं बताएगा, लाइन कवरेज के साथ साथ वो आपको कम्प्लेक्सिटी भी बता देगा आपके प्रोग्राम की कितनी कम्प्लेक्सिटी है। ये हमारा था व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमारा इंक्लूड होता था, ठीक है। यहाँ तक हमने अपना व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हमने कंप्लीट कर लिया था। ये सिर्फ एक हमारा एक दरमियान से टॉपिक रह गया था जिसको हमने आज कवर कर लिया। अच्छा, इसके बाद हमने 3 डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी, तीन डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के हवाले से। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमने पहले ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो कंसर्न होगा वो आउटपुट जो है हमने करेक्ट करनी है गिवन इनपुट्स के ऊपर, करेक्टनेस होनी चाहिए हमारी आउटपुट की। फिर हमने कहा था जी ये 3 डिफरेंट उसके अंदर हमारी कैटेगरीज के अंदर हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को अपनी को डिवाइड कर लिया था, जिसके अंदर हमारे पास जो 3 डिफरेंट टेस्टिस वो आती थी, कैटेगरीज आती थी, उनके अंदर हमारे पास जो क्लासेस थी, पहली जो हमारे पास आती थी वेरियस टाइप 3 टाइप में ऑपरेशन फैक्टर टेस्टिंग क्लासेस आता था, दूसरा आता था हमारे पास रिवीजन फैक्टर टेस्टिंग क्लासेस, और थर्ड हमारे पास होता था ट्रांजिशन फैक्टर टेस्ट क्लासेस। और अगर मैं आपको 1 मिनट में वो स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ, ये पार्ट है। ये हमारे पास थे जी, हमारे पास जो टाइप्स आ गई थी वो ये थी। एक तो हम ऑपरेशन फैक्टर टेस्टिंग क्लासिंग के अंदर हम क्या करते थे, अपनी आउटपुट के साथ हम बेसिकली हम अपनी आउटपुट को करेक्ट करेंगे, जिस तरह से हमने ये लास्ट टाइम पढ़ लिया था। हम अपनी आउटपुट को करेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट करेंगे, अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, और रिलायबिलिटी टेस्ट हम अपने उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे। स्ट्रेस टेस्ट था, ऊपर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्ट था, और उसके साथ ट्रेनिंग यूजिबिलिटी टेस्ट था, ऑपरेशन यूजिबिलिटी टेस्ट था। फिर रिवीजन टेस्टिंग क्लासेस के अंदर हमने इंक्लूड किया था मेंटेनेबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को और टेस्टेबिलिटी को। ये रिवीजन फैक्टर के अंदर हमारे पास आ गए थे। और फिर जो टेस्टिंग क्लास आ गई थी उसके अंदर हमने पोर्टेबिलिटी टेस्ट, रीयूजिबिलिटी टेस्ट और इक्विपमेंट इंटरफेसेस टेस्ट की हमने जब बात कर ली थी अंदर, और सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस की हमने बात कर ली थी। ये जो हमारी चीज़ें थी ये हमारी कहाँ पे काउंट होती हैं, हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर ये हमारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर जो 9 है ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसका एक क्विज है, क्विज मैं अभी आपका करता हूँ, लेकिन इस क्विज से पहले हम जो है